नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपकी हिंदी के प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर की बात करेंगे। और भाग बा में हम करेंगे जो हिंदी आपने सब्जेक्ट लिया है, तो इसमें हम आपके 120 क्वेश्चन करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके दिया गया है। पार्ट बी करेंगे। बाकी पार्ट ए की बात करें तो पेडागोजी की लाइव क्लास हमारी डेली चल रही है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। टोटल 120 प्रश्न हम करने वाले हैं आपकी हिंदी भाषा से। हिंदी लैंग्वेज अगर आपने सेलेक्ट किया है तो 120 प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं 120 प्रश्नों में से पहला प्रश्न है जो आप लोगों के स्क्रीन पर है कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है। नाक और मुंह, नाक, मुंह और ओष्ठ होता है, तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा हो जाता है? वह हो जाता है नाक और मुंह। देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं और इनका चिन्ह चंद्रबिंदु होता है। जैसे मुंह में ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है तो ये आपका चंद्रबिंदु कहलाता है। जैसे कुआं, चांद, अंधेरा में ऊपर चंद्रबिंदु है, उसी प्रकार से। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा हो जाता है। आ है, ये है, या है, रा है, चा है, या आ हो जाएगा। तो अमानक वर्णों का विकल्प पूछा जा रहा है, तो अमानक वर्णों का विकल्प जो हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आधा का और भा हो जाता है। हिंदी में बहुत ऐसे वर्ण होते हैं जो कि वर्तमान समय में चलन में नहीं है, या कह सकते हिंदी के मूल वर्णों में शामिल नहीं है, तो अमानक वर्णों की श्रेणी में आते हैं। और बी विकल्प जो आपका आधा का और भा दिया गया है, ये अमानक वर्ण कहला जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। ता का है, गा का है, पा का है, या चा का हो जाता है। तो इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है? तो कंठ ता, गा, पा, चा। तो जैसे ही हम गा बोलते हैं तो हमारे कंठ में प्रभाव पड़ता है। जैसे गा अगर उच्चारण करते हैं तो कंठ पर पूरा प्रेशर और बल पड़ता है, तो उच्चारण स्थान हमारा जो कंठ हो जाएगा वह गा हो जाएगा। अगला कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि हो जाती है। तो प्रयत्न के आधार पर ला जो ध्वनि हो जाती है उच्चिप्त हो जाती है, पार्श्विक, प्रकंपित या संघर्षहीन हो जाती है। तो प्रयत्न के आधार पर आपका ला किस प्रकार की ध्वनि हमारी कहला जाती है? तो कहला जाती है पार्श्विक। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है। किसके बिना? तो आप सभी लोग जानते हैं व्यंजन किसके बिना उच्चारित नहीं किया जा सकता है, तो स्वर के बिना नहीं किया जा सकता है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जा सकता, उन्हें स्वर की सहायता से उच्चारित किया जा सकता है। जबकि स्वर की स्वतंत्र ध्वनि होती है लेकिन व्यंजन की स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती। अगला, तालब महाप्राण को घोष व्यंजन का वर्ण उदाहरण हमारा कौन सा हो जाता है? तो वह हो जाता है झा। चावर्ग व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालब्य होता है जिनमें छा और झा महाप्राण होते हैं। और छा हमारा कौन होता है? अघोष। और झा होता है घोष। अगर छा पूछा जाता तो अघोष, और जो झा आपका दिया गया हमारा घोष होता है। तो तालब महाप्राण में घोष व्यंजन का वर्ण हो जाता है झा और अघोष का हो जाता है छा। तो यहाँ पे घोष का पूछा गया है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कि कंठ अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा कहला जाता है। तो कंठ अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण पूछा जा रहा है, वर्ण का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो वह कहला जाता है अंगा। देखिए, आपके होते एक का, खा, गा, घा और अंगा। का हमारा होता है अल्प प्राण, खा होता है महाप्राण, गा होता है अल्प प्राण, घा होता है महाप्राण, अंगा होता है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण हमारा कौन सा हो जाएगा? अंगा। पहले अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अंत में अल्प, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घा, गा, अंगा, ठा, ता, इनमें
जो है कितने अघोष व्यंजन दिए गए हैं? सभी बताइए, कितने आपके अघोष व्यंजन इसमें दिए गए हैं? 2 अघोष व्यंजन दिए गए हैं। अतः अघोष व्यंजन की संख्या हमारी 2 हो जाएगी। और इसमें कौन कौन से हैं? एक ता हो जाता है और एक ठा हो जाते हैं। ता और ठा ये अघोष व्यंजन कहला जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आपका ऊष्म व्यंजन दिया गया है? जी हाँ, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन की पहचान हमें क्या है? खा खटकोन वाला शा। हिंदी वर्णमाला में 3 सा और एक हा, एक ये सा, दूसरा जो आपके ऑप्शन पे दिया गया है, तीसरा ये सा और जा, यानी सा साहा को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो सा साहा ये हमारे कहीं भी कोई भी विकल्प आ जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला है, तालब महाप्राण अघोष व्यंजन का वर्ण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, तालब महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण पूछा जा रहा है और वह हो जाता है छा। घोष में होता है कौन सा? झा होता है और अघोष में छा होता है। हमने पिछली बार बताया था आपको। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा? जी हाँ, तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। तो केतकी यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा, जबकि आपका स्थाई, केवड़ा, करेला ये जो तीनों दिए गए हैं ये तद्भव शब्द है और हमारा केतकी यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला है, आर्द्रक का तद्भव क्या हो जाएगा? आर्द्रक का जो तद्भव हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा अदरक। और आर्द्रक हमारा क्या दिया गया है? तत्सम। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? सभी बताइएगा, उर्दू जो शब्द है ये आपके किस भाषा से लिया गया है? ये आपके तुर्की भाषा से लिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न दिया गया हो? लावारिस, सजग, संयोग, विदेश। तो इनमें से भिन्न शब्द कौन सा है? तो सजग, विदेश ये 3 है, लेकिन लावारिस यहाँ पे आपका भिन्न दिया हो जाए। लावारिस शब्द उर्दू के उपसर्ग से बना है। किससे बना? उर्दू के उपसर्ग के बना है। बाकी सजग, संयोग, विदेश ये हमारे जो है हिंदी के उपसर्गों से बने हुए हैं। ये तीनों आपके हिंदी के उपसर्ग से हैं, लेकिन लावारिस आपके उर्दू के उपसर्ग से बना हुआ है। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाता है? तो आच्छादन शब्द में आ उपसर्ग हो जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात। अगला प्रश्न है, इनमें से उपसर्ग शब्द कौन सा कहला जाएगा? उपसर्ग शब्द पूछा जा रहा है, तो प्रयोग इसमें उपसर्ग हो जाएगा। प्रयोग शब्द में प्रा उपसर्ग है। अन्य विकल्पों में आपको ममता में क्या, प्रतिमा में, प्रस्ताव में इसमें कोई उपसर्ग नहीं, लेकिन प्रयोग में आपका उपसर्ग है। अगला है, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, प्रत्यय जो मूलतः आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा होता है कृत प्रत्यय। तो तद्धित और कृत 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त कौन सा होता है? तो तंद्रालु में प्रयुक्त जो होता है वह हमारा कहलाता है लू। तंद्रा शब्द में लू प्रत्यय जोड़ने से तंद्रालु शब्द बनता है। अगला है, अयादि संधि इसमें से कौन सी हो जाती है? तो अयादि संधि का फार्मूला क्या है? और वह है 9 धन 1 बराबर नाविक, जिसमें अयादि संधि हो जाएगा। मतैक किस संधि का उदाहरण हो जाता है? तो मतैक आपके वृत्ति संधि का हो जाता है। मत धन एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मत धन एक, मतैक, अर्थात आ और
आय मिलके किस में परिवर्तित हो जाते हैं, आय में परिवर्तित हो जाते हैं। आम रण में कौन सा समास हो जाता है, तो आम रण में आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। जिस समासिक पद में प्रथम पद प्रधान और पूरा पद अव्यय दिया हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आमरण हमारा कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। इसके बाद अगला है कि सतसई किस समास का उदाहरण हो जाता है, तो सतसई जो होता है वह आपके सतसई, यहाँ पे संख्यावाचक हो द्विगु समास की बात करते हैं। जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास की बात करते हैं। ठीक है, तो जिस समासिक पद का पूर्वपद संख्यावाची विशेषण उसे द्विगु समास कहते हैं। और इस समूह अथवा समाहार का बोध होता है, जैसे पंचवटी, पांच वट, वृक्षों वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे द्विगु समास की बात करेंगे। अगला प्रश्न आता है, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रदर्शित वस्तुएं हैं उनको छूना मना है, तो यह हमारा वाक्य हो जाता है निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि मना और मना हमारा क्या है, निषेध कहला जाता है। अगला, चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किसके साथ शुरू हुआ है। तो चूंकि के साथ आने वाला जो दूसरा उपवाक्य होता है वह किससे शुरू हुआ है, इसलिए चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इसलिए से शुरू हो, जैसे चूंकि राम ने मेहनत की थी इसलिए वह प्रथम आया। तो चूंकि का उपवाक्य हमारा इसलिए आ जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया गया कि जो विश्व धर्म सम्मेलन है यह कहाँ संपन्न हुआ, यह किस प्रकार का वाक्य हो जाता है। तो कहाँ संपन्न हुआ, यह प्रश्नवाचक हमें कहीं ना कहीं लग रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगा हुआ है, इससे हमें ऑलरेडी पता चल जाता है। अगला प्रश्न है कि जो सेवा करे सो मेवा पावे, किस प्रकार का वाक्य हो जाता है। यानी जो सेवा करेगा वही फल प्राप्त करेगा, तो किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, ये हमारा संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। संकेत दिया गया है कि जो सेवा करेगा वही फल पाएगा, जो वही मेवा खावे या मेवा पावे। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, यह किस प्रकार का वाक्य। तो जहाँ पे क्या शब्द दे दिया गया, क्या से बना हुआ शब्द हो जाता है, वो भी हमारा प्रश्नवाचक हो जाता है। पूछ रहा है आपसे क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा किया जा सकता है। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य हो। एक आशीर्वाद जैसे लग रहा है कि आपका जो सेवानिवृत्त हो वह जीवन आनंदमय हो, तो यह हमारा हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। जी हाँ, संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। तो ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा, यह संयुक्त वाक्य है। ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा, यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऐसा वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, शायद पिताजी आए, किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। शायद पिताजी आए, कहीं ना कहीं संदेह लग रहा है, तो संदेहार्थक शब्द हो जाएगा। अगला कि उसने अपने को निर्देश घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। उसने अपने को निर्देशित घोषित किया, इस सरल वाक्य इसको मिश्र वाक्य का रूप बताना है। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा कि मैं निर्देश हूं, यह हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसने कहा कि, तो कि यहाँ पे लग गया हमारा मिश्र वाक्य बन के। अगला प्रश्न दिया गया है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य। तो पानी ना बरसता धान सूख जाता, मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्या संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा,
ये संकेतवाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। संकेतवाचक शब्दों की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया था वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है। तो मलबे के मालिक कहानी के रचनाकार आपके मोहन राकेश जी। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जैसे अंधेर बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला, और आपके भी ऑप्शन हैं, कई ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो मलबे का मालिक कहानी रचनाकार इनमें से हमारा कौन सा हो जाता है, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये सारी चीजें बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं। सभी बताइए। देखिए, भारतेंदु युग के जो रचनाकार कहलाते हैं प्रताप नारायण मिश्र, सीतारे हिंद कहलाते हैं, प्रेम घन कहलाते हैं। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी आपके भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, राजा शिव प्रसाद सितारे, हिंद अंबिका, दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण, ये सारे कहलाते हैं। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है सभी लोग बताइए। प्रश्न दिया गया कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पहला ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वह आपके किस लेखक को जो है प्रदान किया गया था। ऑप्शंस देखिए, ताराशंकर, जी शंकर, उमा शंकर, केवी पुतप्पा, सभी बताइए। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस लेखक को प्रदान किया गया था वह कहलाते हैं जी शंकर कुरूप। ये दोस्तों, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक हैं आपके जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। और हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना जो चिदम्बरा थी उनके लिए आपके 1968 में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है पंक्ति किस विद्वान की है। तो यह जो पंक्ति हो जाती है आपके रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति हो जाती है। अगला कि उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं। तो वह हो जाते हैं कहानी। इनकी प्रमुख रचनाएं द वाल्स ऑफ देहली, मोहनदास, पीली छतरी वाली लड़की, पाल गोमरा का स्कूटर, ये सारे आपके इनके रचनाएं कहानीकार कहे जाते हैं। अगला, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्त रचनाकार किसकी है। तो मैंने आहूत बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्त जो यह रचना हो जाती है यह आपके अज्ञेय जी के हो जाती है। ये प्रस्तुत पद्यांश हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित। इनका पूरा नाम क्या है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अक्सर पूछ लिया जाता है। बात बोलीगे के रचनाकार कौन हो जाते हैं। तो बात बोलेगी इसके जो रचनाकार हो जाते हैं वह आपके शमशेर बहादुर सिंह जी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद जी की नहीं। जी हाँ, देखिए, गबन हो गई, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी, ये तीनों हमारे जो है प्रेमचंद की रचनाकार है। जबकि जो आपका टेढ़े मेढ़े रास्ते दिया गया है, ठीक है, तो टेढ़े मेढ़े जो रास्ता है यह आपके भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक उपन्यास है। इसके द्वारा भगवती चरण वर्मा द्वारा एक रचित उपन्यास। निम्नलिखित किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। तो नरेश मेहता जी, महादेवी वर्मा, निर्मल वर्मा, इन तीनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है, लेकिन नागार्जुन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं।
नागार्जुन एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? अक्सर तो खुमार जो रासो है ये आपके वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है और इसके रचयिता दलपति विजय। वीर गाथा यानी दलपति विजय, इनके नाम में ही वीर है, वीरता झलकती है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि गौरा शोभे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो यह आपके जो प्रसिद्ध कथन है अमीर खुसरो जी का यह प्रसिद्ध कथन है। कोई भी डाउट है? इन्होंने तूती ए हिंद कहा जाता है इनको, अमीर खुसरो जी को, और इन्होंने मुकरी और पहेलियां भी लिखी हैं। साथ ही साथ तबला और सितार का भी आविष्कार किया था अमीर खुसरो जी ने। करबला के रचनाकार कौन है? तो करबला के जो रचनाकार कहलाते हैं वह आपके प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इनके अन्य रचनाएं भी हैं, गबन हो गया, गोदान हो गया, रंगभूमि, नमक का दरोगा, पूस की रात, ये सारी आपकी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हो जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी गद्य काल के द्विवेदी युग के प्रवर्तक एक साहित्यकार हैं। हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? और वह कृति कहलाती चिदम्बरा। जी दोस्तों, इनकी रचयिता सुमित्रा नंदन पंत थे चिदम्बरा के, और इन्हें जो है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रदान किया। अगला, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना करने वाले कौन? वह और कोई नहीं, आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? जी हाँ दोस्तों, यह किसकी प्रसिद्ध आपकी उक्ति हो जाती है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। तो यह हमारी निराला जी की। एक भारतीय दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं, उपयुक्त जो पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित सरोज इस्मत से ली गई है। निराला द्वारा अपनी पुत्री के मृत्यु पर लिखी इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है। तो अपनी पुत्री के मृत्यु पर यह कविता लिखी गई थी। मोको कह ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, किस संत कवि की है युक्ति? मोको कहाँ ढूंढे मतलब मेरे को कहाँ ढूंढ रहे हो? बंदे, बंदे मतलब व्यक्ति, आदमी, किससे भी कह सकते हैं। मैं तो तेरे पास ही हूँ, यह उक्ति है किस संत कवि की है? और यह हो जाती कबीरदास जी की। कबीरदास जी भक्ति काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध एक निर्गुण संत थे। अगला प्रश्न है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत, यह किस रचनाकार की उक्ति है? तो यह आपकी हो जाती धर्मवीर भारती जी। एक कविता रोज एक शीर्षक से लिया गया है। क्या है? एक कविता रोज, इस शीर्षक से यह लिया गया है। इदन्नमम के उपन्यासकार कौन है? जी हाँ, इस उपन्यासकार कौन है इदन्नमम के? तो आपके हो जाते हैं मैत्रेयी पुष्पा जी। इनकी अन्य प्रमुख भी रचनाएं हैं, कस्तूरी, कुंडली, बसय, बेतवा, बेतवा बहती रही, स्मृति दंश, ये सारी आपकी इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं। चित्त कोबरा के उपन्यासकार कौन है? तो चित्त कोबरा के जो उपन्यासकार कहलाते हैं मृदुला गर्ग जी, और कठ गुलाब और अनित इनकी भी रचना है प्रमुख। अगला है, सुख दुख की भावने समयी अवस्था विशेष का गुण चुने शब्दों में स्वर साधना का
उपयुक्त चित्र या चित्रण कर देना ही गीत है, यह किस रचनाकार की है? तो ये दी गई जो पंक्ति है आपके महादेवी वर्मा जी की है। जी हाँ, आपके जो पंक्ति दी गई है किसकी है? ये महादेवी वर्मा जी की है, नोट कर लीजिए, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में ऑलरेडी दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया गया है आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये आपके 1999 में। जी हाँ दोस्तों, छठा हिंदी विश्व सम्मेलन 14 सितंबर से आपके 18 सितंबर तक 1999 में लंदन में आयोजित हुआ था, जिसमें 21 देशों ने प्रतिभाग किया था। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपके 1975 में नागपुर में हुआ था। अगला है अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? अमृतलाल नागर जी को, इनको जो है अमृत और विश्व और अन्न भी आपकी इनकी रचना है। बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सात घूंघट वाला मुखड़ा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है आपका होनहार बलवान इसे कोई मत मानो, झूठी है उक्त किस रचनाकार की है? ये आपके नानक देव जी की है। अगला है हरडे बानी किसकी रचना है? तो हरडे बानी जो है ये आपके दादू दयाल की रचना हो जाती है। दादू दयाल रीतिकाल के कवि थे। इनकी प्रमुख रचना दोहे दादू दयाल, अबहू न निकसे प्राण कठोर, जहाँ मुझ कमीन की कौन चलावे, ये सारी रचनाएं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? और वह आपका अर्धविराम। किसका है? अर्धविराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन है? तो योजक चिन्ह हमारा जो होता है सभी जानते हैं, और वह ये होता है, जैसे हम बार बार लिखते हैं तो बीच में योजक चिन्ह बना देते हैं। कोई भी अगर दो बार शब्द आता है, ठीक है, कोई भी आप रात रात शब्द आ रहा है तो बीच में योजक चिन्ह लगता है। वही शब्द की पुनरावृत्ति होती वहां पे योजक चिन्ह लग जाता है। पर्यायवाची शब्द का सही चयन करना है। करुणा निधान का पर्यायवाची करुणा निधान, दयालु। त्रुटि का इसमें क्या हो जाएगा? त्रुटि का अभाव हो जाएगा। त्रुटि का अभाव, न्यूनता, कमी। और कच्छ का केस, अलक, कुंतल। और संधव का हो जाता है घोड़ा, बाजी, तुरंग। इनमें से क्या मित्र का पर्यायवाची नहीं? तो मित्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है? सखा, सहचर, साथी। लेकिन माँ आपका मित्र का पर्यायवाची नहीं होता। ये बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। माँ का पर्यायवाची धात्री, जननी, प्रसू, ये सारी होती। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है, विपरीत अर्थ वाला है? समास का विपरीत क्या होता है? वह होता है व्यास। व्यास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। विकल्पों में विच्छेद, तोड़ना, संधि को जोड़ना, और विग्रह का अर्थ होता है अलग, जबकि व्यास का तात्पर्य होता है विस्तार करने से। अतः समास का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? व्यास, क्योंकि समास होता है संक्षेप और संक्षेप का विलोम विस्तार, वो हो जाएगा व्यास। इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम? भूगोल, सभी बताइए। तो भूगोल का जो विलोम हो जाता है वह हमारा हो जाता है खगोल। भूगोल का तात्पर्य पृथ्वी है और खगोल का तात्पर्य अंतरिक्ष है, तो पृथ्वी का विलोम अंतरिक्ष यानी खगोल की बात करेंगे। समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना है, तो वह हमारा हो जाता है स्तवक। स्तवक का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता। जो समूहार्थक शब्द, एक फूल से तो गुच्छा और गुलदस्ता नहीं बन सकता है, ठीक है। तो स्तवक की बात करेंगे।
अगला जो दिया गया है, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन करें। शब्द जो युग्म है यदा कदा, इसका सही अर्थ क्या हो जाता है? तो यदा कदा मतलब जब और कब। यदा मतलब जब, कदा मतलब कब। तो सही अर्थ हमारा निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? कमल मोती और पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं जलज के। जलज का अनेकार्थी शब्द कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला। तो जलज की बात करेंगे। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं? खोज का, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा? कि खोज मतलब होता अनुसंधान करना, जिज्ञासा होना, इच्छा पूर्ति होना, लेकिन तलाश भी होता है। क्या होगा? तलाश, अनुसंधान, जिज्ञासा, इच्छा पूर्ति नहीं होगा। ये खोज नहीं हो, इच्छा पूर्ति कोई खोज नहीं होती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय तो वह हो जाता है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऐसा फूल जो पूरा ना खिला ना हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। वह हो जाता है मुकुल। इसके लिए अन्य शब्द कलिका, कली, सिखूपा, कोरक, गुंजा आदि भी होते हैं। जो खिला ना हो उसको क्या बोलते हैं? कलिका भी बोलते हैं, कली, सिगूफा, कोरक, गुंजा और मुकुल भी बोलते हैं। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है पीछा न छोड़ना। कहते हैं बिल्कुल गर्दन पे सवार होके चलना, मतलब पीछा ही नहीं छोड़ना। अब तक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अब तक करना, तो मुहावरे का अर्थ हो जाता है बहाना बनाना। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब तक करना मुहावरे का भावार्थ क्या हो जाएगा? बहाना बनाना होता है। बस अभी तक तो मैंने किया है, बस अभी जस्ट बंद किया है, बस अभी तक कर ही रहा था। खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाता है? खग जाने खग की भाषा, तो इसका अर्थ हो जाता है सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। वाचाल खग से क्या होता है? वाचाल खग अधिक बोलने वाले और बोलने में सक्षम। वाचाल खग मतलब अधिक बोलने वाले और बोलने में सक्षम जो खग को है, जो अपनी बात सही ढंग से कह सके, वह बोलने में सक्षम खग। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ उम्र पता लगाना कि कितने दांत का हो चुका है। घोड़े का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो घोड़े का घर कितनी दूर, इसका अर्थ हो जाता है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। घोड़ा मतलब कर्मठ व्यक्ति की तुलना घोड़े से की गई यहाँ पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है, ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो ताक पर रहना मुहावरे का सही भावार्थ मौका देखते रहना। बिल्कुल ताक बना के बैठा था इस कार्य के लिए। कहते हैं ना लोग, तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो तृण को पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? वह हो जाता है शरण में जाना। तृण पकड़ना का भावार्थ होता है शरण में जाना। अब देखिए जो अगले जो प्रश्न संख्या रहेगी वह गद्यांश रिलेटेड रहेगा। और गद्यांश हमारा क्या है, जो आपके संभावित गद्यांश हो सकता है एग्जाम के लिए।
धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। तो गांधी जी और अहिंसा से संबंधित आपका यह है और इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मालूम चलेगा और वह है आपका अहिंसा और प्रेम। उसके बाद है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो अहिंसा के द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं वद्रु, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या होता है? नितांत। नितांत मतलब बिल्कुल। जी हाँ, नितांत का तात्पर्य एकदम, पूरी, पूरी तरह या बिल्कुल। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? विश्व में शांति किस लिए आवश्यक होती है? मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। जब गद्यांश को पढ़ा जाएगा अच्छे तरीके से समझा जाएगा। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? पत्र के संबंध में तो शुभाशीष को अभिवादन कहते हैं। किसको? शुभाशीष। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर जो है भारतीय गज़टों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? किसका होता है? अधिसूचना का। अधिसूचना का प्रयोग अधिकतर भारतीय गज़टों के प्रकाशित जो सरकारी नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, आदेश होते हैं, इस सूचना के प्रसंग में होता है अधिसूचना। अगला, संप्रेषण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? 3/4 शब्दों में। कितने? 3/4 शब्दों में लिखना चाहिए। अधिसूचना प्रकाशित होती है तो अधिसूचना जो होती है वह सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, जैसे हमने पिछले प्रश्न पर बात की। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या होता है? तो हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप होता है हिंदी उर्दू मिश्रित होती है। क्या होती है? हिंदी उर्दू मिश्रित होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? केदारनाथ अग्रवाल जी को अपूर्वा, इनकी रचना प्रसिद्ध अपूर्वा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ से देखो, उत्तर कबीर, टॉलस्टॉय और साइकिल एवं वाद्य भी है। अगला देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? हिंदी साहित्य काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास, और वह आपके डॉक्टर ग्रियर्सन की बात करेंगे। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ आवृत्त हैं? तो आपके 2। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, खेलन कवि आदि नामों और उपाधियों से विभूषित किया गया है। इनको आवहट मैथिली और संस्कृत भाषाओं में अनेक ग्रंथ रचे हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी आवहट रचनाएं हैं। कीर्ति पताका और आवहट। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी बोली, और वह कहलाती है कौरवी भी, कन्नौजी भी और ब्रजभाषा। ये तीनों हैं आपकी, उपरोक्त सभी ऑप्शन कर लेना। पश्चिमी हिंदी की 5 बोली है, खड़ी बोली या कौरवी जिसे कहते हैं, फिर हरियाणवी या बांगरू जिसे कहते हैं, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 बोलियां।
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो अपभ्रंश में आपके 8 स्वर मौजूद थे। कितने? अपभ्रंश से आपके 8 स्वर मौजूद थे। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? और वह कहला जाते सुंदर दास जी। निर्गुण भक्तधारा के कवियों में कबीर दास जी अशिक्षित थे तथा सुंदर दास सर्वाधिक शिक्षित संत थे। आत्मजयी इनमें से किस विधा के पुस्तक है? तो आत्मजयी जो पुस्तक कहलाती है वह काव्य। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? वह कहला जाती बंगला। जी हाँ, मगधी या मगही भारत की एक भाषा है और मगही शब्द का विकास मगधी से हुआ है। मगधी, मागही, मगही। मगही का मैथिली और भोजपुरी भाषाओं से गहरा संबंध है। मगही बिहार, झारखंड के अधिकांश भाग, पश्चिम बंगाल के मालदा की भाषा रही है। अतः बंगला का जो सही विकल्प है वह हमारा सही हो जाएगा। और ब्रज और बांगरू यह पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद। इनकी प्रमुख रचना चंदायन है और लोक गाथा के रूप में इस काव्य की मौखिक परंपरा है। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? और वह है आपका समन्वय। समन्वय पत्रिका सन 1922 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। इसका संचालन रामकृष्ण मिशन द्वारा किया जाता था और इसके संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चंदायन की बात करेंगे तो चंदायन जो है आपके चनैनी। जी हाँ, चंदायन मुल्ला दाऊद की ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य की रचना है। इनमें नायक लौरिक तथा नायिका चंदा या चनैनी की प्रेम कथा का वर्णन है। लौरकी और चनैनी नाम से इस प्रेम ग्रंथ के अनेक संस्करण प्राप्त हैं। रीतिकाल को श्रृंगालकार इनमें से किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद जी ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने, रामचंद्रन शुक्ल जी ने या मिश्र बंधु ने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? सभी बताइए। और वह कहलाते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है और इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। यही कारण है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल के नाम से भी संबोधित किया। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? मित्रो मरजानी, कर्मभूमि, मैला आंचल, कुरु कुरु स्वाहा। तो किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? और वह कहला जाती मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसकी पृष्ठभूमि आंचलिक है और रेणु के अतिरिक्त प्रेमचंद ने भी कई आंचलिक प्रसंगों की रचना की है। तो ठीक है, प्रेमचंद जी भी ने की है। इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में जो है सम्मानित नहीं है? देखिए दोस्तों, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, ये तीनों बिहारी जो है मिश्र बंधुओं से आपके सम्मानित हैं। जबकि कृष्ण बिहारी ये आपके मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। कविता का अर्थात किस विधा की रचना से होता है? संस्मरण, आलोचना, काव्य, निबंध। तो कविता का अर्थात किस विधा की रचना से होता है और वह कहलाती है आलोचना। बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बघेली आती है, लेकिन आपकी अवधी नहीं आती। यह भोजपुरी की बात करेंगे, सही बताइए कौन सी बोली नहीं आती?
देखिए जो भोजपुरी बोली है वह मगधी मगही की बोली है, इसलिए पहला ऑप्शन होगा। क्योंकि जो अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, ये जो तीनों हैं आपकी, ये पूरी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन आपका भोजपुरी नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? व्योमकेश दरवेश, अनामदास का पोथा, कमायनी, मधुशाला। तो जिस पुस्तक को व्यास का सम्मान प्राप्त हुआ था वह पुस्तक है व्योमकेश दरवेश। विश्वनाथ त्रिपाठी को उनकी रचना व्योमकेश दरवेश के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित थी। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पत्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? और वह कहलाते मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी के पात्रों को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने साकेत में उर्मिला विरह वर्णन किया है और यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को नायिका माना है। तो हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे। जी हाँ, कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी कहला जाती है? मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा, सभी बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा अवधी। जी हाँ, मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी संत माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना चंदायन, लोर कहा ठेठ अवधी भाषा में रची गई है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया? तो छीलते हुए अपने को, नंदकिशोर नवल। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंदकिशोर नवल को उनकी रचना छीलते हुए अपने को, या छीलते या छलते, मुझे ख्याल से छलते हुए अपने को था, और पत्थर फेंक रहा हूँ चंद्रकांता देवताले को 2012 में मिला था। जी हाँ, पत्थर फेंक चंद्र कब मिला था? 2012 में। और रेहन पर रघु काशीनाथ जी की थी, इनको 2011 में मिला है। एंड संशय आत्मा ज्ञानेंद्रपति जी को 2006 में मिला है। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए? तो मारवाड़ी बोली पर लिखे गए। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? और वह है आपके पृथ्वीराज रासो जी। खड़ी बोली या करवी का उद्भव सोर सैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित किस रूप से हुआ है? वह उत्तरी रूप। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? कवियों में राजकुमार, वह कहलाते अमीर खुसरो जी। तूती ये हिंद जैसे उपनामों से संबोधित किया जाता है राजकुमार जी को, अमीर खुसरो जी को। अमीर खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि हैं। अगला है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता जो है आपके अपभ्रंश भाषा की रचना हो जाती है। कीर्तिलता विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? तो यह है आपके आलोचना। जी हाँ, मेरे समय शब्द की विधा आलोचना है और इसके लेखक केदारनाथ सिंह जी हैं। और इस रचना में पंत, अज्ञेय, नागार्जुन, मुक्तिबोध,
त्रिलोचन आदि के कविता जगत की इनकी थाह भी लगाई गई। वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? जी हाँ, वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? और वह कवि है सूरदास जी। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा गया है और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास ने वात्सल पूर्ण किया है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अवध शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। जी हाँ, अवध शिला का उस पर, क्या प्रश्न है? अवध शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इनमें से कौन सा छंद होगा? तो यहाँ पे हमारा बरवे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बरवे छंद जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में क्या होता है? प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दूसरा चरण, ये चौथा चरण, इसमें 7-7 मात्राएं हैं। बाकी में आपकी कितनी होगी? 12-12 मात्रा। ये हो जाएगा बरवे। अगला दिया गया है, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, निदर्शना, प्रतिवस्तु उपमा। तो जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ पे आपका निदर्शना अलंकार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। क्या हो जाएगा? निदर्शना की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में भाषा के आधार पर सर्वोत्तम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो भारत में भाषा के आधार पर सर्वोत्तम किस राज्य का गठन हुआ? और वह है आपका आंध्र प्रदेश। जी हाँ, भारत में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। आंध्र प्रदेश। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो भाषा जो संवर्धनी सभा है दोस्तों, वह आपके अलीगढ़। जी हाँ, भाषा संवर्धनी सभा का गठन बाबू तोता राम ने अलीगढ़ में किया था। किसने किया था? बाबू तोता राम ने। और ये भारत बंधु नामक पत्र के संपादक भी थे तोताराम जी। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं? अब बताइए। देखिए, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों की राज्य की भाषा हिंदी है, लेकिन आपकी असम की नहीं। असम की सरकारी कामकाज की भाषा, राजभाषा असमिया और अंग्रेजी है, जबकि हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन कई राज्यों में हिंदी कामकाजी भाषा है। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया? जी हाँ, हिंदी नवजीवन, हंस, देश, भारत। तो इनमें से साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक का किया था? और वह साप्ताहिक आपका हिंदी नवजीवन। जी हाँ, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक के संपादक महात्मा गांधी थे। और हंस के जो आपके संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी। और देश के जो संपादक थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। और भारत के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे। और इस मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर का मॉक टेस्ट का 150वां प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? जी हाँ, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? वेदों को, देवर्षि नारद जी को, उपनिषदों को, या मनु को? ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन है। अब देखते हैं कितना एंड तक कितने लोगों ने इस पेपर को देखा अच्छे तरीके से,
जिन्होंने सीरियसली लिया है वो उनका भविष्य ज़रूर उज्जवल होगा, ज़रूर एग्ज़ाम को फ़तेह करेंगे। और इस मॉक क्वेश्चन का आंसर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इसी समय पता चलेगा कि आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से देखा, समझा। और इसी तरह के एग्ज़ाम में आने वाले हैं जहाँ आपकी हवा भी नहीं लगने वाली है। जो इसको एंड तक नहीं देखे हैं, जो एंड तक देखे हैं, वाकई में उनको पता चली होगी कि तैयारी किस तरह से की जाती है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं। डेली हमारे 7 PM पे बाल विकास पेडागोजी की लाइव क्लास होती है, तो ज़रूर जुड़िएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।